उनके शास्त्रों में आपकी जाति को नीच बनाया गया है। अब मान के चलिए उन्होंने आपकी जाति को नीच बना दिया और आप नीच चीज पर गर्व करेंगे तो नीच कहलाएंगे कि ऊंच कहलाएंगे? नीच ही कहलाएंगे। नीची चीज पर गर्व करें। जैसे आपका मकान 4 मंजिल है और आप पहली मंजिल पर रहते हैं और ऊपर वाले से गर्व करें, बोले तू मेरे से नीचा है। कैसे नीचा है भाई? वो 4थी मंजिल पर रहता है, ऊंचा है ना। ये व्यवस्था है इस देश में। बहन जी कोई बातें नहीं करना, कोई भी सुनना। 15-20 मिनट की बात है, आपके दिमाग में मैं एक चाहत छोड़ के जाऊंगा और मुझे गारंटी है अगर आपको वो बीमारी पता चल गई तो इलाज के लिए आप जरूर बुलाओगे। अब मैं मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं रहा, 2016 से मैंने नौकरी छोड़ दी है। अब मैं सामाजिक डॉक्टर हूं, क्योंकि मेरा समाज ये मेडिकल की बीमारी से उतना परेशान नहीं है जितना परेशान ये सामाजिक जाति की बीमारी के कारण है। और ये जाति कैसे जन्म ली है ये इसको पता नहीं। तो देखिए, लोग कहते हैं कि जाति को मजबूत करो। मान के चलो हम जाटव हैं, जाटव अपनी जाति को मजबूत करे तो फिर कोली पीछे हटेगा? वो कहेगा मैं भी अपनी जाति को मजबूत करूंगा। फिर वाल्मीकि पीछे हटेगा, वो भी कहेगा मैं भी अपनी जाति को मजबूत करूंगा। फिर यादव, फिर गुर्जर। जब जाति मजबूत होगी तो क्या मजबूत होगा? जातिवाद मजबूत होगा। और जब जातिवाद मजबूत होगा तो क्या मजबूत होगा? ब्राह्मणवाद मजबूत होगा। और जब ब्राह्मणवाद मजबूत होगा तो ब्राह्मणवाद का ही तो दूसरा नाम मनुवाद। मनुवाद कोई अलग से थोड़ी है। तो जातियों पर जो लोग गर्व करते हैं वो पहले तो ये बात समझ ले कि बाबा साहब ने जाति को दैत्य बताया है और कांसी राम साहब ने कहा है कि जाति नहीं हमें जमात चाहिए। क्या चाहिए? जातियों की जमात चाहिए। और जातियों की जमात जब बनती है जब जातियों के बंधन कमजोर होते हैं, टूटते हैं। अगर कुशवाहा जब जाति के बंधन पर गर्व करे, जाटव के साथ में बैठे तो भाईचारा नहीं बनेगा। भाईचारा नहीं बनेगा तो जमात नहीं बनेगी। जमात नहीं बनेगी तो कुशवाहा भी पिटेगा, यादव भी पिटेगा, जाटव भी पिटेगा, कोली भी पिटेगा, खटीक भी पिटेगा, सब पिटेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते, वो चाहते हैं कि आप जाति के नाम का संगठन बनाओ और उस पर गर्व करो। ये प्लांटेड मूवमेंट। ये क्या होता है? जाति के नाम के संगठन जानबूझकर बनवाए जाते हैं। वो क्यों बनवाए जाते हैं? वो 3 घंटे की कैडर की पूरी बात है, लेकिन मैं छोटी छोटी बातें आपको बता जाऊंगा। यानी कि हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी जाति है। अब जाति बीमारी है तो इसका इलाज भी कोई ना कोई होगा। क्योंकि मैं साइंस का छात्र हूं और साइंस का छात्र वैज्ञानिक तरीके से ही विश्लेषण करता है सभी बीमारियों का। तो मैंने जब इस सामाजिक बीमारी को देखा तो मैंने कहा इसका इलाज होना चाहिए। इलाज होने के लिए मैंने तरीका इजाद किया और अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। ये हमारे पुरखे पहले उस तरीका को बता गए थे, आज के रूप में उसको रूपांतरित किया। क्योंकि जब समय काल परिस्थितियां बदलती हैं तो आपकी समझाने के तरीके को बदला जाना चाहिए। तो अगर समाज में कोई बीमारी है, जैसे मैंने आपको बता दी बीमारी आपकी जाति है, तो अब आपको बीमारी बता दी, अब आप ठीक हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। बीमारी बता दी तो बीमारी का कारण बताना पड़ेगा कि बीमारी किस कारण से पैदा हुई। तो बीमारी बताने के बाद बीमारी का कारण बताना पड़ेगा और कारण के बाद उसका निवारण बताना पड़ेगा, यानी कि उसका इलाज बताना पड़ेगा। मैंने आपको बीमारी बता दी, बीमारी का कारण बता दिया और उसका इलाज बता दिया। अब ठीक हो जाओगे आप? अभी भी ठीक नहीं हो पाओगे। अभी आपको इलाज लेने का तरीका पता होना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप हाथ दिखाते हैं, वो कहता है बुखार है आपको, बोले जांच कराओ। जांच में आता है मलेरिया है, तो मलेरिया की दवाई देता है। जैसे ही दवाई पॉलीथिन में देता है, आप सबसे पहले क्या पूछते हो? डॉक्टर साहब कैसे खानी है बता दो। खाने की पूछते हैं और खाने को पूछने के बाद फिर क्या उसने दवाई खाने का तरीका बता दिया, आप ठीक हो जाएंगे? अभी भी नहीं होगी। हम पूछते हैं डॉक्टर साहब जो बताओ परहेज का करना है। यानी मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताता हूं, हमारे महापुरुष जो बता कर गए हैं। बाबा साहब जो अपने साहित्य में लिखे हैं, कांसी राम साहब अपने जीवन में जो उतारे हैं, समाज में काम किए, वही बातें बताता हूं। मैं आपको आज आपकी सच्चाई से रूबरू कराता हूं। इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज होती है जिससे जीवन चलता है तो वो सील है। वो सील आता है तो भगत बुद्धा से, उनके मार्ग से। और रियल में अगर आज के समय में अगर आपको जिंदगी जीना है तो पहले नंबर की कोई चीज है तो वो है पैसा।
बिना पैसे के आप जीवन नहीं जी सकते आज के समय में। ना बच्चों को पढ़ा सकते हो, ना घर बना सकते हो, ना मकान बना सकते हो, ना जमीन, रोटी भी नहीं खा सकते हो अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो जब जीवन में पैसा इतना जरूरी है तो पैसा कहां से आता है हमको पता होना चाहिए कि नहीं। अभी आपको जब सच्चाई बताऊंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कौन सी दुनिया में थे, हमको ये पता क्यों नहीं था अभी तक। आप जिंदगी जी रहे हो, आज कमाते हो, कल खाते हो, परसों की कोई चिंता नहीं, भविष्य की कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा, इन बच्चों की जिंदगी का क्या होगा, किसी को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं। तो पैसा आता है 3 जगह से, जमीन से, नौकरी से और व्यापार से, बिजनेस से, काम धंधे से। इसके अलावा तो कहीं से नहीं आता। या तो आपके पास जमीन होगी तो जमीन से पैसा आएगा, या आप नौकरी करते होगे तो पैसा आएगा, और अगर नौकरी नहीं करते हो तो आपके पास कोई बिजनेस है, काम धंधा है, उससे पैसा आएगा। तो मैं पहले नंबर पर जमीन की बात करता हूँ। आप लोग यहाँ 100 के समथिंग लोग बैठे हैं, 100 से तो ज्यादा ही हो गए। आप लोगों में से वो हमारी माँ बहन हाथ खड़ा करे या भाई हाथ खड़ा करे जिसके नाती के हिस्से में 20 बीघा जमीन हो, हाथ खड़ा करे। 10 बीघा वाला ही करे। ये प्रश्न मैंने आपसे क्यों पूछा? 10 बीघा से ज्यादा जमीन थी मेरे हिस्से में। अगर मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में नहीं होते ना तो मैं डॉक्टर बनने का सपना भी नहीं देख सकता था। यानी कि आज के समय में जिसके पास 10 बीघा जमीन भी है वो अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कमिश्नर नहीं बना सकता। लाखों रुपए फीस है, कहां से आएगा पैसा? और मेरे समाज के पास 2-2 बीघा बची है, 4-4 बीघा बची है, काऊ को ऊपर तो आधा बीघा बची है। क्या मेरे समाज का जमीन से गुजारा हो सकता है? हो सकता है आज हमारा जमीनों से गुजारा जितनी हमारे पास है उससे? तो यानी कि जमीन से गुजारा होने वाला नहीं है। दूसरे नंबर की चीज आती है नौकरी। अच्छा, नौकरी कैसे लगती थी? शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से नौकरी लगती थी। तो उन्होंने क्या किया? शिक्षा बर्बाद कर दी। आज शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी टीचर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता। अगर जाता हो तो मेरी तरफ से इनाम दूंगा मैं उसको। अच्छा, टीचर कौन कौन है यहाँ? कोई है? कोई नहीं है। एक सर आए, वो तो सर तो पहले से जानता हूँ। यानी कि कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर हो, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको पता है कि सरकारी स्कूलों में सरकार पढ़ाई कराने ही नहीं देती टीचरों को। पढ़ाई के अलावा सारे काम करवाते हैं। ट्रेनिंग दिलवा लो, वोटर कार्ड बनवा लो, आधार कार्ड बनवा लो, चुनाव में ड्यूटी लगवा लो, सर्वे करवा लो, सारे काम मास्टरों से कराए जाते हैं। और शिक्षा नहीं देने जाती। क्यों? सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? इसी बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं। तो शिक्षा बर्बाद कर दी। लेकिन फिर भी भारत की धरती पर 2 महापुरुष ऐसे पैदा हुए। पहले नंबर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दूसरे नंबर पर मान्यवर काशीराम। इन 2 महापुरुषों की वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340, 341 और 342 ये लिखा। इसके वजह से अनुसूचित जाति जनजाति को 22.5% और ओबीसी को मंडल कमीशन का जो आंदोलन कांसीराम साहब ने चलाया पूरे देश में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो उसके वजह से ओबीसी को 27% आरक्षण मिल गया। तो जब ओबीसी को 27% मिल गया तो एससी एसटी को 22.5% मिल गया। तो उन ब्राह्मणवादी मनवादियों के पेट में दर्द हुआ कि चाहे इनके कितने भी नंबर कमाए, इनकी शिक्षा बर्बाद कर दो, लेकिन इनके लड़कों को, इनकी लड़कियों को 49% नौकरियां देनी पड़ेगी। ये नियम है आज के संविधान का। जो भी भर्ती निकले उनको 49% नौकरियां हमको देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा यार जी अच्छी बीमारी पैदा कर गया काशीराम और अम्बेडकर। जबकि जो लोग आज बाबा साहब को ओबीसी में नहीं समझा पा रहे हैं उसके कारण है कि वो खुद नालायक लोग हैं जो समझाने जा रहे हैं। उन्होंने समझा नहीं बाबा साहब को, पढ़ा नहीं। मैंने अपने 8 से 10 साल बर्बाद किए इस मूवमेंट में पहले, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा। जब मुझे पढ़ा नहीं था तो मैं समझा नहीं पाता था। बाबा साहब को जो अछूतों का नेता बताते हैं, जो बाबा साहब को अनुसूचित जाति का नेता बताते हैं, बाबा साहब अनुसूचित जाति के अछूतों के नेता नहीं है, वो इस देश के शोषित वंचितों के नेता है। बाबा साहब अछूतों के नेता होते, दलितों के नेता होते तो सबसे पहले आरक्षण किसके लिए लिखते? दलितों के लिए लिखते। लेकिन बाबा साहब ने आर्टिकल 340 पहले लिखा, और 340 में जो आरक्षण का प्रावधान है वो किसके लिए है? वो पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए है। कांसीराम साहब अगर दलितों के नेता होते तो वो दलितों का आंदोलन चलाते, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो ये आंदोलन कभी नहीं चलाते।
और कांसीराम साहब जब आंदोलन चला रहे थे, हमारे लोगों को इतिहास पता नहीं है, जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था तो पंजाब में ऐसी रैली होती है, उसमें सवर्ण भैया इधर आ जाओ ना, अरे जीवन तो निकल गया हमारा रोड